वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशो अकेडमी। आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक भारतीय संविधान और राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर 2 शुरू करने आ रहे हैं। भारत के संविधान में अधिकार, ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। ऑलरेडी पार्ट 1, 2 प्लेलिस्ट में अपलोडेड है और सेम इंग्लिश मीडियम के लिए भी अपलोडेड है। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। सामान्य परिस्थितियों में गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। जैसा कि आपको पता होगा, जब तक कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को दोषी न मान लिया जाए उसे किसी तरह की सज़ा नहीं हो सकती। व्यक्तियों को शक के आधार पर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाए तो उसके क्या अधिकार होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आप कभी खड़े होते हो, पुलिस वाला आके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि किसी पुलिस वाले के या किसी पर्सन के क्या राइट्स होते हैं, क्या अथॉरिटी होती है। ठीक है, कोई भी आपसे कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता नॉर्मल कंडीशन में कि आप कहाँ खड़े हो, क्यों जा रहे हो। ठीक है, तो बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताए बगैर उसे हिरासत में नहीं रखा जाएगा। मतलब कोई भी XYZ पर्सन हो, अगर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसका एक मेमो, अगर वो चाहे तो उसका एक मेमो बना के दिया जाएगा कि उसे कौन सा SI या ASI गिरफ्तार कर रहा है, कौन सा बीट ऑफिसर है, ठीक है, उस पर कौन सा जुर्म है, ये सारी चीज़ें उसे बताई जाएगी, क्योंकि उसका कानूनन ये उसका कानूनन राइट है इस बात को जानने का। ओके, उसे अपनी मर्जी के वकील द्वारा बचाव रखने का अधिकार होगा। जब भी किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो उसके पास अधिकार होता है कि वो अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर सकता है, अपने वकील को इन्फॉर्म कर सकता है। ठीक है, पुलिस वाले उससे अधिकार उसके नहीं छीन सकते। अच्छा, अपनी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर जो निकटतम मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष पेश किया जाना व्यक्ति को यात्रा के समय को हटाकर, मतलब जो ट्रैवल का टाइम होता है उसे हटाकर किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 आवर्स के अंदर पास का जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसके पास पेश किया जाएगा। अगर वो किसी रूप से कानूनी रूप से अपराधी माना जाता है तो उसे सजा होगी, अदरवाइज उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 अपवाद देख लेते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति है जिनके लिए ये अधिकार नहीं है। ठीक है, पहला, कोई भी व्यक्ति जो विदेशी शत्रु हो। ठीक है, विदेशी शत्रु का मतलब क्या है, मानो कोई व्यक्ति है, कोई फॉर एग्जाम्पल, हम सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति इंडिया में आता है और वो आके यहाँ पे जासूसी कर रहा है, तो इस केस के अंदर उसे सीधा पकड़ा जाएगा और उसे सज़ा भी चलाई जाएगी इसके ऊपर, मतलब उस पर मुकदमा दायर किया जाएगा। उसे ये सारे राइट्स नहीं मिलेंगे कि उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, उसे अपना वकील रखने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि उसने इंडिया में इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी है। ठीक है, हालांकि उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लगेगा। सेकंड, ये अधिकार निवारक नज़रबंदी अधिनियम के अधीन हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। देखो, निवारक नज़रबंदी क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात करते हैं। मानो आपको ऐसा लगाओ, आप मतलब कहने का मतलब आप पुलिस ऑफिसर हो, आपको लगाओ कि एक व्यक्ति है वो किसी तरह से संदिग्ध कार्य कर रहा है, मतलब सस्पिशियस एक्टिविटीज़ कर रहा है, मानो बम फोड़ने वाला है या दंगे भड़काने वाला है, तो आप उसे इस चीज़ के चार्ज में अरेस्ट कर सकते हो और लगभग 3 महीने के लिए उसे रख सकते हो। बट उसे जब भी अरेस्ट किया जाएगा तो उसे ये चीज़ बताई भी जाएगी। इन द सेंस, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो आपको उसे बताना पड़ेगा, और अगर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कॉमन सिचुएशन नहीं है, इमरजेंसी लगी हुई है या देश किसी प्रॉब्लम में, तो आपको ऐसी कंडीशंस बताने की नीड नहीं है। ठीक है, किसी अपराध में जो भी व्यक्ति होगा उसे संविधान के अनुच्छेद 20 के अंदर किसी अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जाएगी और संरक्षण प्रदान किया जाएगा। बात करते हैं कि किसी कानून के उल्लंघन के बिना किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं था और अब बाहर चले गए और आपने गलती से कोई क्राइम करा। क्राइम इन द सेंस कि आप किसी जगह पे खड़े थे और वहाँ पे लिखा हुआ था कि नो पर्सन इज़ अलाउड हियर, कि यहाँ पे कोई अलाउड नहीं है, और आप वहाँ खड़े हो गए और पुलिस वाला आके आपको अरेस्ट कर लेता है कि यहाँ पे देखो बैनर लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई अलाउड नहीं है खड़ा होना, आप खड़े हो, तो आपको पता नहीं था, तो आपको वार्न करके छोड़ दिया जाएगा। तो जब तक आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जब तक आपने कोई अपराध किया ना हो, उस व्यक्ति को कानून से सुनिश्चित दंड से अधिक दंड नहीं मिलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने चोरी करी और 2 महीने की सज़ा की जगह आपको फांसी की सज़ा दी जा रही है चोरी के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं, जिस क्राइम के लिए जितनी सज़ा होगी आपको उतनी ही सज़ा दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपने 2 वर्ड सुने होंगे, IPC, CRPC। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ। देखो, IPC इंडियन पेनल कोड, IPC क्या होता है, जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है ना उस पर IPC लगाई जाती है। जैसे चोरी पे आपने सुना होगा 420, 420 कहते हैं। ठीक है, और मर्डर पे कहते हैं 320 कहते हैं। ठीक है, या जैसे आपने रेप की सुनी होगी 376। तो ये IPC होती है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय आचार संहिता।
और जब आपको आईपीसी के बाद आप पे सज़ा लगाई जाती है कि मतलब आपको कितने साल की सज़ा होगी या उसमें टफेस्ट वे में क्या कानून है और आपको क्या क्या किस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, उसे हम सीआरपीसी कहते हैं। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कंडक्ट। ठीक है, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको सज़ा दी जाती है। आपको इन द सेंस अगर किसी ने क्राइम किया है, ठीक है, अपने ऊपर मत लेना इन चीज़ों को। ओके, सेकंड पॉइंट देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सज़ा नहीं मिलेगी। देखो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ डबल जियोपार्डी नहीं होगी। मतलब ये नहीं है कि आपने चोरी करी, आपको 2 महीने की सज़ा मिल गई, फिर आपको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है इस ये कहते हुए कि आपको जो सज़ा मिली थी वो कम मिली थी क्योंकि अब सज़ा जो है चोरी की 4 महीने हो गई है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जो आपकी सज़ा होगी वो जितनी है आपको उतनी मिलेगी। एक चीज़ के लिए आपको दोबारा सज़ा कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा, हमारे यहाँ बहुत दिखाया जाता है कि पीट पीट कर जो जिसने क्राइम किया होता है उसे कन्विंस करवाया जाता है कि ये क्राइम तुमने किया तुम उसे मान लो, और वो पुलिस की पिटाई से बचने के लिए, रिमांड से बचने के लिए उस क्राइम को जो उसने नहीं किया होता उसे भी मान लेता है। और पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति को पीटने का, किसी का रिमांड लेने का। ठीक है, हालांकि हमारे यहाँ लॉज रियलिटी में अलग है और जो रिटर्न वे है वो अलग है। अनुच्छेद में विवशता का वही अर्थ है जिससे कानून में बल प्रयोग कहते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति से ये बनवाने के लिए कि अमुक अपराध उसने किया है, उसे चोट पहुंचाना, मारना, पीटना, ये सब गैर कानूनी तरीके हैं। बट ऐसा होता है। ठीक है, पुलिस ऐसा करती भी है। ठीक है, मानो कोई एक ऐसा अपराधी है जो बहुत बड़े लेवल पे अपराध करता है, उसे तो आदत ही बन गया पुलिस के रिमांड को झेलने की, तो उसके लिए पुलिस द्वारा ऐसे किया जाना ठीक है। हर किसी के साथ नहीं, बट एक कंडीशन के अकॉर्डिंग। निवारक नज़रबंदी जो मैंने आपको आगे बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे कि मानो एक पुलिस ऑफिसर है, इनको डाउट था इन व्यक्ति पे कि ये व्यक्ति कुछ गलत कर रहे हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया इस वे पे कि कहीं ये कुछ गलत ना करें। ठीक है, देखो निवारक नज़रबंदी का अर्थ होता है बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना। निवारक नज़रबंदी का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दंडित करना नहीं होता, बल्कि अपराध करने से रोकने के लिए होता है। ठीक है, इस प्रकार ये दंडात्मक नहीं है बल्कि ये सुरक्षात्मक कदम है। मानो कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो बैंक में चोरी करने वाला है और उसके बाद उसे सज़ा मिले, इससे अच्छा है कि उसे पहले ही रोक दिया जाए। ठीक है, कि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। हालांकि हमारे यहाँ क्राइम सोचने की सज़ा नहीं होती, बट फिर भी अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है, इसमें गलत क्या है। सरकार को यदि ऐसे लगे कि कोई व्यक्ति शक्ति और व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है तो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा जैसे आपके कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे ह्यूमंस को खतरा, मानो कोई आतंकवादी हमला कर रहा है, तो अगर आप उस आतंकवादी को मार भी देते हो तो आप पे कोई सज़ा नहीं होगी। या कोई लड़की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है, अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी व्यक्ति पे हमला करती है और उस हमले में मर भी जाता है, तो उस लेडी के ऊपर किसी तरह का कोई केस नहीं होगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि पर्सनल वे में किसी को मार दिया जाए, प्रॉपर वे ऑफ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, देखते हैं निवारक नज़रबंदी आगे कैसा है। सभी व्यक्तियों को 3 महीने के लिए, ठीक है, हिरासत में नहीं रखा जाएगा। मतलब 3 महीने से ज़्यादा किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। 3 महीने मैक्सिमम टाइम है। और इसके बाद अगर आपको टाइम बढ़ाना भी है तो जो भी एडवाइजरी बोर्ड होगी, सलाहकार बोर्ड होगा, उससे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति वास्तव में उस तरह की गतिविधि में पाया गया है तो ही ये टाइम पीरियड बढ़ेगा, अदरवाइज ये टाइम पीरियड नहीं बढ़ सकता। निवारक नज़रबंदी, कानून में एक व्यक्ति को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि तय की जानी चाहिए। ठीक है, देखो ऐसा हमारे यहाँ कोई किसी तरह का लॉ नहीं है कि हम डिसाइड कर ले कि जो फांसी की सज़ा है, ठीक है, इतने दिन बाद फांसी हो जानी चाहिए। ठीक है, या कोई जुर्म की सज़ा है तो इतने महीने की हो जानी चाहिए। देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सज़ा दी जाती है। जैसे कि आपको पता होगा निर्भया केस, वो एक रेप केस था और उसमें फांसी की सज़ा मिली, और इंडिया में फांसी की सज़ा अलाउड नहीं है, बट वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस था जिसकी वजह से फांसी मिली। तो हमारे यहाँ जो क्राइम है वो डिपेंड करता है कि वो किस सीआरपीसी के अकॉर्डिंग है, किस आईपीसी के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग सज़ा मिलती है। ठीक है, हालांकि एक व्यक्ति को किसी एक सज़ा के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है तो उसे एक ही चीज़ के लिए 2 बार सज़ा कभी नहीं दी जा सकती। ओके, मौलिक अधिकार और आपातकाल की घोषणा का प्रभाव करते हैं। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल है। मैं इनके अनुच्छेद लिख देता हूँ, वो आपके काम के हैं। 352 352 जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, 356 से राज्य आपातकाल कहते हैं और राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसमें एक और है 365 ठीक है, और एक है 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये 3 तरह की इमरजेंसी होती है। तो इसमें बेसिकली हमें जो डिस्कस करना हो 352 करना है राष्ट्रीय आपातकाल,
जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जब ये लगाया जाता है तो ये कम से कम, ठीक है, ये कम से कम जो होता है 1 साल के लिए होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए होता है, और इसको इसके बाद भी बढ़ाया जा सकता है अगर पार्लियामेंट से प्रपोजल पास करवा लिया जाए तो, ठीक है। बट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो ऐसे कौन से अधिकार है जो हमसे छीने नहीं जा सकते। तो आर्टिकल 20 और 21 हमसे कभी नहीं छीने जा सकते, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल ही क्यों ना हो, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के समय व्यक्तियों के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, बट ये 2 अधिकार कभी छीने नहीं जा सकते। ये 2 अधिकार क्या है? जीवन जीने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे आर्टिकल 21 पता है आपको, राइट टू लाइफ, कि सभी को समानता है, इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। आप किसी व्यक्ति को इस आधार पर उसकी लाइफ को खत्म नहीं कर सकते कि वो गलत कर रहा है, ठीक है, वो काम कोर्ट का है, कानून का है, ठीक है, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, कभी भी किसी के अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता। चलो, प्रत्येक अनुच्छेद के साथ कुछ शर्तें भी हैं, ठीक है। और देखो एक सिंपल सी बात है, आपको पता होगा जो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो क्या है? जस्टिशिएबल है। तो अगर हमारे यहाँ संसद चाहे तो उन अधिकारों को हमसे छीन भी सकती है, हालांकि कुछ अधिकारों को छोड़ के जो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का जब हम फंक्शन करेंगे केशवानंद भारती केस में, तो वहाँ डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती है संविधान के। चलो, अधिकार असीमित नहीं हो सकते क्योंकि राज्य जनता के सामान्य हितों का अभिरक्षक है। राज्य कानून बनाकर हमारे अधिकारों पर रोक लगा सकता है। तो ठीक है, जो अधिकार होते हैं वो इतने नहीं हो सकते कि आप जो चाहे वो कर लो। अधिकारों पर भी किसी ना किसी तरह की पाबंदी होना बहुत ज़रूरी है। आपका ये नहीं है कि आपका जो मन करे आप अपने अधिकारों से वो करना शुरू कर दो, कि एक साइकिल वाला व्यक्ति रोड पे साइकिल चला रहा है तो एक बाइक वाला अपनी लिमिट को क्रॉस करके बाइक तेज चला रहा है और साइकिल वाले का एक्सीडेंट कर रहा है। फिर उसी रोड पे एक कार वाला आता है जो बाइक वाले को ठोक देता है क्योंकि उसने अपनी लिमिट को क्रॉस किया, और उसी रोड पे फिर एक ट्रक वाला आता है, वो कार वाले को ठोक देता है क्योंकि उसने अपनी लिमिट को क्रॉस किया। अब मानो गलती से हवाई जहाज का दिमाग खराब हुआ और वो रोड पे आ गया तो वो भी सबों को ठोक देगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी लिमिट को क्रॉस किया। एक एग्जाम्पल था कि सबों की एक कंडीशन होती है, अगर उस कंडीशन को क्रॉस करोगे तो आप दूसरों के अधिकारों का हनन करोगे, क्योंकि स्वतंत्रता बगैर प्रतिबंध के कभी एंजॉय नहीं की जा सकती। विभिन्न प्रतिबंध का न्यायोचित होना जरूरी है, या निर्णय न्यायालय को करना है कि कोई प्रतिबंध न्यायोचित है या नहीं। ठीक है, तो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ गलत है। ये काम संविधान का है, ये काम न्यायालय का है। अगर कुछ गलत है तो न्यायालय जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से चीज़ों को बदल सकता है, चीज़ों को ठीक कर सकता है। ठीक है, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसकी मर्जी है वो किस तरह से किसी चीज़ को चेंज करना चाहता है। अधिकार तभी कारगर होते हैं जब लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हो। हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम एक ऐसी परंपराओं का विकास करें जिनकी अवहेलना करने का साहस कोई ना कर सके। ठीक है, तो अधिकारों का मतलब जब तक है जब तक उन्हें कर्तव्यों से जोड़कर देखोगे। अगर किसी व्यक्ति पे अधिकार है और वो अपने कर्तव्यों को नहीं मानता है तो किसी तरह से अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता। देखो, हम सबों को अधिकार है कि हम किसी भी तरह के जॉब्स ले सकते हैं, बट अगर उस जॉब में जाने के बाद हमारे पास कर्तव्य नहीं, हम गरीबों के भले के बारे में नहीं सोचते, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कभी कुछ कर ही नहीं सकते उनके लिए अच्छा। तो उन अधिकारों के होने का क्या फ़ायदा है जिन अधिकारों में कर्तव्य ना हो। ओके, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? कि मानव व्यापार तथा बेगार की मनाही। देखो, आपने देखा होगा कि वीमेंस को या बच्चों को बेच दिया जाता है, वीमेंस को प्रोस्टिट्यूशन के वर्क में लगा दिया जाता है, बच्चों से बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है, तो ये गलत है। आर्टिकल 23 कहता है कि कभी भी किसी व्यक्ति को मानव व्यापार के लिए धकेला नहीं जा सकता, जबरन किसी से काम नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि गैर कानूनी है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा 14 ईयर से कम के बच्चे अगर वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी XYZ शॉप पे काम करे तो कानूनी रूप से वो अपराध है। ठीक है, क्योंकि 14 साल का बच्चा होता है उसके जीवन को किसी तरह से जोखिम में डालना कानूनी रूप से अपराध है। हालांकि बच्चा लालच में आके हलवाई की दुकान पे या पटाखे फैक्ट्री में काम कर लेता है जिस एज में उसे स्कूल जाना होता है। तो ये हमारी सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो उन बच्चों को रेस्क्यू करे और उन्हें भी सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से एजुकेशन दिलवाए। और एक चीज़ याद रखना, जो फैक्ट्रीज ऐसा करती है ना, जो कारखाने ऐसा करते हैं, उनके ऊपर फाइन लगाए जाते हैं। आपके माइंड में आएगा सर फिर भी वो ऐसा करते हैं क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ना अभी भी इन चीज़ों को लेकर कानून जो लॉ है वो इतने सख्त नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि बच्चों और वीमेंस को उन्हें कम सैलरी पे करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, और ये बच्चे और वीमेंस तो आवाज़ भी नहीं उठा पाते। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे, जैसे ये सिख हैं, मुस्लिम हैं, ठीक है, ये मोमडन, ठीक है, क्रिश्चियन, और ये अगेन सिख। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? देखो, फिंगर है और यहाँ पे फिंगर में क्या दिखाई दे रहा है कि हम सब एक हैं। तो चाहे किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सभी के सभी समान है, कोई अलग नहीं है एक दूसरे से। हमारे यहाँ संविधान के तहत सभी को समानता मिली हुई है।
ठीक है। संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का आधार माना जाता है। संविधान में निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है, इसे भी डिस्कस करते हैं। जैसे आपको पता होगा, देखो, आस्था रखने की, पूजा करने की, ये सारे अधिकार आपको मिले हुए हैं और ये संविधान के तहत है, क्योंकि हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष कॉन्सेप्ट रखा गया है कि हमारे यहाँ सभी धर्म जो है वो समान है। अच्छा, कौन कौन से हमारे अधिकार है धर्म को लेकर? अंत्यकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखो, अंत्यकरण का मतलब है अपनी मर्जी से हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ और मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं, आप हनुमान भगवान की पूजा करो या राम भगवान की पूजा करो, तो ऐसा नहीं है। मेरा मन करता है तो मैं सिख धर्म को अपना लूँ, मेरा मन करता है तो मैं मुस्लिम धर्म को अपना लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष कॉन्सेप्ट है और ये मेरी खुद की मर्जी है, मैं किस धर्म को अपनाना चाहता हूँ और किस धर्म को अपनाना नहीं चाहता। ठीक है। ओके, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, मतलब धार्मिक कार्यों से रिलेटेड चीज़, जैसे कि आपने देखा होगा जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो अपनी मर्जी से चीज़ों को करते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा लंगर करवाना या कुछ भी XYZ चीज़, जैसे कि आप कभी गुरुद्वारे जाते होंगे तो वहाँ पे देखा होगा आपने, जो सिख होते हैं वो अपने जो भी उनकी पंजाबी में होते हैं वो जो कहते हैं कि सॉरी टू से, मुझे रिमेंबर नहीं हो रहा, वो कुछ ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब जैसे आप लोग, चलो मैं इसे बताऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ठीक है, वो खालसा पंथ कहते हैं। ठीक है, जो बोले सोनियाल समथिंग कहते हैं, मुझे याद नहीं है तो मैं गलत नहीं कहना चाहता कि, चलो। सभी धर्मों की समानता। ठीक है, हमारे जितने भी धर्म हैं सारे इक्वल्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई धर्म बड़ा है कोई छोटा है, कभी भी किसी धर्म को छोटा और बड़ा नहीं माना जाना चाहिए, सभी के सभी समान है। ठीक है, क्योंकि आस्था की बात है, फेथ की बात है। फेथ आप मानो तो पत्थरों पर भी रख सकते हो, फेथ मानो तो इंसानों पर भी रख सकते हो, हमारी खुद की इंडिविजुअल थिंकिंग है। ठीक है। ओके, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार देख लेते हैं इसे। देखो, ये इंडिया है और देखो कितनी अच्छी संस्कृति दिखाई गई है, दिख रहा है ना, कितने मतलब डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट वे में हम सेलिब्रेट करते हैं चीज़ों को। तो जो अल्पसंख्यक है उनके हितों के संरक्षण की बात कर लेते हैं, जैसे भाषा, लिपि, संस्कृति संरक्षण। तो हम अपनी मर्जी से ना कोई भी भाषा रख सकते हैं, अपनी कोई भी लिपि रख सकते हैं, कोई भी संस्कृति। आपका मन करता है आप किसी भी धर्म को अपनाओ, किसी भी तरह की संस्कृति को अपना लो। ठीक है, जैसे कि आपने एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब हिंदू जो होते हैं, जब इनमें हस्बैंड की डेथ होती है तो जो वाइफ्स होती हैं वो वाइट कलर के कपड़े पहनती हैं, और क्रिश्चियन में जब शादी होती है तो वो वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, और जब डेथ होती है तो ब्लैक कलर के पहनते हैं। बट वहीं मोमडन्स में जब उनके हस्बैंड होते हैं तो वो ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं। तो देखो कितना अजीब सा कॉन्सेप्ट है, हर धर्मों के हिसाब से कॉन्सेप्ट अलग अलग है और फिर भी हम लोग मिलकर रहते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, सेकंड, 2 बार हो गया सेकंड। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना का अधिकार। तो हम लोग एब्सोल्युटली फ्री है, हम जैसे मर्जी चाहे इंस्टीट्यूशंस को खोल सकते हैं। ठीक है, हमारे ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि हम स्कूल्स में कभी भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते, दिवाली, दशहरा, आप कहोगे नहीं सर हम तो पटाखे फोड़ देते हैं, ठीक है, मिठाइयाँ खा लेते हैं, तो आपने ये देखा होगा। बट आपने कभी ये नहीं देखा होगा प्रिंसिपल सर आके ये कहते हैं कि हम सामूहिक रूप से दिवाली बनाएंगे, रक्षाबंधन बनाएंगे। नहीं, आपके यहाँ पे बस 3 ही फेस्टिवल बनाए जाते होंगे स्कूल में, जो नेशनल हॉलीडे है। मैं खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए कह रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल वाले अगर चैरिटी से वर्क करते हैं तो किसी भी फेस्टिवल को बना सकते हैं, क्योंकि इनका इंडिविजुअल है कॉन्सेप्ट, वो जो चाहे। देखो, हमारे यहाँ 3 ही नेशनल हॉलीडेज होते हैं, एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी रिपब्लिक डे कहते हैं, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। हमारे यहाँ 3 ही नेशनल हॉलीडेज हैं। इसे छोड़कर हमारे यहाँ ऐसा कोई हॉलीडे नहीं है जो पब्लिक प्लेस पे सेलिब्रेट किया जाए सबों के साथ। ठीक है, तो जो आगे के टॉपिक है ना उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग अपडेट्स, एंड you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.